मैं अजीत स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर, जहां पर हम जुड़े हैं यूपी एग्जाम्स अकेडमी पर। तो जल्दी से लाइव आएं, आपके अपने मित्रों तक इस सेशन को पहुंचाएं, शेयर कर दें अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां पर आपके जो भी मित्र हैं। लोकेश सिंह जी, स्वागत है आपका। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार क्वालिटी का सेशन, जिसमें आपके एमसीक्यूज रहेंगे। और ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, आरओ एआरओ सबके लिए बहुत ही शानदार होने वाले हैं। सुनीता यादव जी, नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। तो जल्दी जल्दी से आ जाएं, जहां पर हम लोग भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं, अन अकेडमी पर। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सेशन ये होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। यूपी पीसीएस ऋचा सिंह जी भी आ गई हैं, हरजिंदर सिंह हुड्डा जी भी आ गए हैं, स्वागत है आपका। सर, डेली पॉलिटी के एमसीक्यू होते हैं क्या? बिल्कुल होंगे लोकेश जी, डेली मैं कराऊंगा इस समय। हाँ जी, बिल्कुल कराएंगे। गोस्वामी रजनी जी आ गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। तो यहाँ पर यूपी पीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि एवरी संडे 1 बजे होता है और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस होता है मुकेश कुमार सर के द्वारा, जिसमें फर्स्ट रैंक पर 100%, टू थर्ड रैंक पर 75%, 4 to 20 रैंक पर 50% और 21 से 75% पर आपका स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इसमें रहेगा। प्लस फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि आपको अपने घर बैठे बफरिंग हो रही है, एक मित्र कह रहे हैं, अच्छा ऋचा जी कह रही है कि बफरिंग हो रही है। नहीं डियर, आप अपना नेट रिफ्रेश कर लीजिए। मानसी मानसी जी, नमस्कार, क्लियर है? ओके, चलिए, प्रणाम सभी साथियों को, प्रणाम। लर्निंग आपको घर बैठ के, आपको कंफर्ट जोन में, आपको एम अकेडमी के माध्यम से पढ़ने का मौका मिल रहा है। अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहे हैं टू ऑल कोर्सेज। टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपको पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। शानदार तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा ये सिलेबस। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। रेगुलर डाउट लर्निंग सेशंस रहेंगे आपके, लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी, पीडीएफ मटेरियल आपको दिया जाएगा, आंसर राइटिंग आपको सिखाई जाएगी और शानदार गाइडेंस आपको दी जाएगी। आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। हाँ जी, सूर्य प्रताप जी, नमस्कार। ऑक्सीजन जी भी जुड़ चुके हैं, बताइए। देखिए, ऑक्सीजन की हमें बहुत आवश्यकता होती है जीने के लिए भी, और हमारे साथ ऑक्सीजन जी आ गई है, तो अब तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो मैं बैचेस के बारे में बताना चाहूंगा, जो हमारे बैचेस अभी चल रहे हैं। लक्ष्य यूपी पीसीएस अपर सबॉर्डिनेट फाउंडेशन बैच अभी लॉन्च किया गया है 31 मार्च को, जिसमें आप लोगों के लिए 30 जनवरी 2022 तक रहेगा। आप लोग इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। अवनीश एनटीआर जी, हाँ जी, चलिए। और यहाँ पर लक्ष्य यूपी पीसीएस प्री प्लस मेंस कोर्स के लिए भी 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन जीएस के लिए स्पेशल यूपी पीसीएस यूपी पीएससी का प्रीलियम्स रिवीजन चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन सी सेट का भी चल रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीएससी अपर सबॉर्डिनेट, यूपी पीएससी लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ एएसआई, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट, लेखपाल और बीओ के बहुत ही शानदार सेशन यहाँ पर चलने वाले हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन करें जी। अविनाश जी, नमस्कार। यहाँ पर आप लोगों को मैं डिस्काउंट के बारे में बता दूं, जो भी मित्र हमारे पढ़ना चाहते हैं, जो 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का या 12 मंथ का, 24 मंथ का लेना चाहते हैं, अगर आप अजीत कोड यूज करते हैं, अगर आप अजीत कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो उम्मीद है आप लोग जरूर इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जवाब दीजिएगा। चलिए बताइए कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन के द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? कौन मित्र हमारे बताएंगे? जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर रहेगा। जो मित्र हमारे यहाँ पर देख रहे हैं, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार यहाँ पर सेशन रखूंगा, तो जल्दी जल्दी से आप लोग बताते रहेंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, जल्दी जल्दी बताते रहेंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। ऋचा जी, जल्दी से बताइए। हाँ जी, देखिए, आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर आने लगे हैं। आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर आने लगे हैं, बताइएगा जल्दी से।
कौन कौन है, 30% ए दे रहे हैं, 27% बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं भैया, अगर नागरिकता अगर ली जाती है तो आप लोगों को पता होगा संविधान के भाग 2 में, किसमें, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो संविधान का भाग 2 है, संविधान का भाग 2, और यहाँ पर आर्टिकल्स की मैं बात करूं, आर्टिकल्स कहाँ से, 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। किसमें कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। आप लोगों का आंसर कौन कौन मित्र हमारे दे रहे हैं, आप लोगों को पता चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। 3 4 5 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए 5 रीजन से मैं बताता हूं आप लोगों को। जन्म से नागरिकता मिलती है, वाय ओरिजिन्स यानी कि उद्भव या वंश परंपरा भी हम बोलते हैं, पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिलती है, राष्ट्रीयकरण के द्वारा नागरिकता मिलती है, राज्य क्षेत्र के मिल जाने पर भी नागरिकता मिलती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि कोई ऐसा टेरिटरी है जिसको हम इंडियन टेरिटरी में मिलाते हैं तो उस पर रहने वाले लोगों को अपने आप ही नागरिकता भारत की मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मेरे बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें इसका ऑप्शन सी होगा, सी ऑप्शन होगा बेटा, इसका सी ऑप्शन होगा। हाँ जी, हाँ जी, क्या इसका आंसर होगा बेटा, सी ऑप्शन होगा क्या, इसमें एक यहाँ पर है नहीं क्या, हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। वो गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ है बच्चा, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल। तो आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूम कर दूं इसको, चलिए जूम कर देता हूं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या इसका आंसर रहेगा, क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी बताइए, बिल्कुल बताइए। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर है। लिखा हुआ निम्नलिखित उपचारों में से किसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, कौन मित्र बताने चाहेंगे, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए जल्दी से बता देंगे बेटा, इसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया जवाब है, बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। देखिए अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स के बारे में, अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, ये तो बहुत ज्यादा हो चुका है। चलिए अगर मैं बात करूं किसके बारे में, मैं यहाँ पर बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो आप लोगों को याद होगा सर, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग क्या करता है, 32 के अकॉर्डिंग भैया 5 रिट जारी करता है। कितने रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है, जिसमें केवल 2 रिट के लिए पोस्टमार्टम शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी रिट है, एक तो है हैबियस कॉर्पस, कौन सी है, हैबियस कॉर्पस है, और एक है क्यू वारंटो, कौन सी है भैया, क्यू वारंटो, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं क्यू वारंटो, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी जल्दी बताइएगा। इसके सारे सेलेक्ट कुछ और कर रहा हूँ, हो कुछ और रहा है यहाँ पर। हाँ जी जल्दी जल्दी बताइए, चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या है। चलिए यहाँ पर पोल खत्म करते हैं इसको। म्यूट कहाँ से होगा, म्यूट कहाँ से होगा, म्यूट। चलिए तो हम लोग इसकी बात करेंगे, इसमें कोई आंसर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर सी आंसर दिया ना, ये वाला जो सी आंसर इसमें दे दिया है ना डी, जबकि यहाँ पर ये होना चाहिए ना इसका, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, इसका डी आंसर होगा, अधिकार प्रेक्षा या बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा भैया इसका, डी। ऐसे मैं सारा मिटा देता हूँ एक बार इस क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी, हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है, और जिसमें 2 रिटों को केवल माना गया है। कितने रिटों को, 2 रिटों को माना गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण और किसको, आप लोग बता सकते हैं भैया, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंट, इसमें कोई सा भी नहीं है, है ना, अधिकार परीक्षा दिया हुआ है।
लेकिन गलत है बेटा इसका ये आंसर ना, यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर ई ऑप्शन होना चाहिए था जो सी लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो आज एक्चुअल में क्या है, पहली बार मैं टैब यूज कर रहा हूँ तो मुझे इसमें आता नहीं, स्मार्ट बोर्ड पे मेरी क्लासेस होती हैं। हाँ, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएंगे। नेट चला गया, कोई बात नहीं, आप इसका जवाब दीजिए जल्दी से। अगर हम बात करते हैं विवाह करने के बारे में तो आपको एक हादिया केस के बारे में पता होगा। हादिया केस था 2016, केरल का। कहाँ का था भैया? केरल का। केरल का एक हादिया केस था। ये दिक्कत हो रही है। आप लोगों को याद होगा कि केरल का हादिया केस था जिसमें हादिया ने एक लड़के से शादी की थी और वो सऊदी अरब चला गया। लेकिन जब तक हादिया के पिता को पता चला तो हादिया के पिता ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी और केरल हाई कोर्ट ने उसकी शादी को इनवैलिड घोषित कर दिया। हादिया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के जो डिसीजन था उस पर स्टे लगा दिया और कहा कि शादी करना उस लड़की का अपना दैहिक जीवन यानी कि लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है भैया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो उसके तहत कोई भी किसी भी व्यक्ति को शादी करने से उसकी पसंद से नहीं रोक सकता। तो इसका आंसर किस में जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका आंसर जाता है भैया, यहां पर मैं आपको यहाँ पर पोल दे देते हैं और आप लोगों का आर्टिकल, चलिए जल्दी से बताइएगा। अब इसका आंसर दीजिए आप लोग, कौन कौन मित्र इसका आंसर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, अधिकतर लोगों का जो बी सही था, अधिकतर मित्रों का बी सही है। सब लोग बी जवाब दे रहे हैं क्या? अच्छा, आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल जो ये 19 है इसमें क्या है, तो इसमें होता है भैया स्वतंत्रता। क्या होता है? इसमें स्वतंत्रता का वर्णन होता है, यानी कि राइट टू स्पीक। 5 प्रकार 6 प्रकार हम लोगों को पता है कि आर्टिकल 19(1) का हमें प्रेस की आजादी दी हुई है, बोलने की आजादी दी है, सभा बनाने की आजादी है, संघ बनाने की आजादी है, भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी दी हुई है। आर्टिकल 21 आपका आंसर ऑलरेडी है। अनुच्छेद 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता का जिक्र यहाँ पर किया गया है। आर्टिकल 29 में किसका जिक्र किया जाता है? जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी लिपि, भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार उन लोगों को दिया गया है। तो आप लोगों का एकदम सही है, इसका आंसर आप लोग बी जवाब दे रहे थे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पष्टता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? जल्दी जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। अस्पष्टता आप लोगों ने आर्टिकल 17 पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? जल्दी जल्दी से बताएंगे। और आर्टिकल 17 किसमें आता है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के स्क्रीन पर इसका क्वेश्चन है। गोस्वामी गर्ल्स का लोकेश सिंह, पूजा जी, राज हैंडसम जी, नीतू वर्मा जी, जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, शानदार, सब लोगों का बी आंसर आ रहा है, अधिकतर लोगों का बी जवाब आ रहा है, सही जवाब है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये कितने से कितने में आएगा, तो आप लोग कहेंगे सर ये 25 से लेकर 28 तक है। कहां तक है? 25 से लेकर 28 तक है। बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूं समानता के अधिकार की, तो आप लोग जानते हैं समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। कहां तक है भैया? 14 से 18। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो 19 से लेकर 22 तक है। कहां तक है? 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप लोग जानते हैं 23 और 24 में आता है।
तो हमारा भैया ये वाला जो पोर्शन है समानता के अधिकार में आता है। कौन सा? अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है छुआछूत दंडनीय अपराध है। क्या लिखा हुआ है इसमें? छुआछूत दंडनीय अपराध है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगला प्रश्न हम लगाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी से बताइएगा इसका क्या आंसर रहेगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, शानदार। लिखा है कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा जोड़ा गया है। हम लोग जानते हैं कि भैया पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन है, उद्योगों के वेतन में प्रबंधन कामकारों की सहभागिता है, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं मानवीय दशा सुनिश्चित करने का अधिकार है। किसमें इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताते रहिएगा। आंसर आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। हाँ जी, जल्दी से बताइए भैया क्या आंसर इसका हो सकता है। कौन मित्र हमारे बताएंगे? चलिए जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर रहेगा। बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं, बताइए जल्दी से, जल्दी से बता दीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, बेटा। कौन सा आर्टिकल पढ़ा है? आर्टिकल 39 घ पढ़ा या नहीं पढ़ा? उसमें लिखा हुआ चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको सबको बराबर वेतन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा उद्योगों के प्रबंधन में काम का, अच्छा पोल अभी नहीं बनाया था क्या? चलिए पोल क्रिएट कर देते हैं, अब बताइए आंसर। चलिए पहले आंसर दीजिए। सेलेक्ट क्यों आ रहा है? चलिए जवाब दीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। जवाब देते रहिए। श्वेता प्रजापति जी का भी आंसर आने लगा है, अभिषेक जी जवाब दे रहे हैं, ऑक्सीजन जी जवाब दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, बहुत बढ़िया जवाब हैं आप लोगों के। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने जवाब दिया, इसका आंसर क्या था? पोल ही नहीं आया। पोल तो आया था बच्चा, पोल तो आया था। चलिए दोबारा से पोल बना देते हैं, अब आ जाता है पोल। आप लोगों के स्क्रीन पर है पोल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बी ऑप्शन यहाँ पे होगा उद्योगों के प्रबंधन के लिए। किसके लिए? उद्योगों के प्रबंधन के लिए। और इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, ये जो ऑप्शन आएगा आपका कौन से आर्टिकल में था? 39 घ में था। ठीक है, और ये जो शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 41 में काम पाने के लिए अधिकार है, ये 43 में है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा आप लोग याद रखेंगे कि इसके लिए बी ऑप्शन सेलेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट है भैया? बी ऑप्शन सेलेक्ट है। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होगा? जल्दी से बताइए। चलिए पोल आप लोगों के लिए बना देते हैं, इसका पोल क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया आंसर हैं आप लोगों के, बताइए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब हैं आप लोगों के। क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? अधिकतम संख्या का कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग क्या जवाब दे रहे थे, बताइए जल्दी जल्दी। अधिकतम संख्या का कल्याण करना। भैया देखो आप लोग समझो, एक आर्टिकल है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में क्या लिखा हुआ है? राज्य क्या करता है? राज्य अपने राज्य में अधिकतम लोगों के लिए ज्यादातर लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना राज्य के अंदर, कमजोर वर्गों का नहीं भैया, कमजोर वर्गों का नहीं होगा, उसमें आएगा अधिकतम संख्या का कल्याण सुनिश्चित करना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बिल्कुल अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में है। अब इसका जवाब दीजिए भैया, कौन सा है इनमें से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अब भैया डीपीएसपी की बात हो रही है, किसकी, डीपीएसपी की बात चल रही है यहाँ पर, और आप लोग क्या बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा जूम कर दूं, लीजिए भैया थोड़ा सा जूम कर दिया, अब ठीक है। नेहा जी अब ठीक है, चलिए चलिए। अमित कुमार कह रहे हैं बी का सेक्शन पे करता है, लेकिन बेटा आर्टिकल 38 लिखा हुआ है कि अधिकतम संख्या का कल्याण सुनिश्चित करना, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अपराधों के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, पहले तो मैं पोल क्रिएट कर देते हैं अब आप लोगों के लिए, कौन सा डीपीएसपी है। अब आप लोग बताएंगे इनमें से कौन सा डीपीएसपी है, तो आप लोग बता रहे हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। चलिए पोल आपका क्रिएट हो चुका है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या है। देखिए बेटा इसका आंसर ये कैसे हो सकता है, इसका आंसर क्या, अपराधों के लिए दो सिद्धि, आर्टिकल 20 में आता है, दो सिद्धि से संरक्षण, प्राण एवं ये अनुच्छेद 21 में आता है, मूल अधिकार है, ये 29 में आता है, और ये आर्टिकल 39 घ में आता है। तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन कौन मित्र हैं जो डी जवाब दे रहे हैं, चलिए बताइए कौन कौन मित्र थे जो डी जवाब दे रहे थे, बहुत बढ़िया। चलिए शानदार शानदार बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर लग गया है, इसका जवाब दीजिएगा। लिखा निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सा न्यायालय से कार्यपालिका का पृथक्करण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया, कौन सा मौलिक कर्तव्य है इनमें, जल्दी जल्दी से बताइए, देखिए जल्दी से बताइए। अगर मौलिक कर्तव्य की बात आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है, तो आप लोगों को याद होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छा पहले पोल क्रिएट करते हैं, चलिए पोल क्रिएट कर देते हैं, तो इसका पोल क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए पोल भी क्रिएट हो चुका है, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका पोल क्या है, कौन कौन मित्र जवाब दे रहे हैं, बहुत ही शानदार जवाब हैं आप लोगों के, अच्छा लग रहा है ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50 में आता है, किसमें आता है, अनुच्छेद 50 में आता है भैया ये, ठीक है। अब बात करें मिली जुली, ये हमारा 51 में आ जाता है, 51 क में। अब बात करें कि इसको कब जोड़ा गया, तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, तो ये अनुच्छेद 21 का में आ जाता है। अब छुआछूत 17 में आ जाता है, यानी कि फंडामेंटल राइट है, ये भी फंडामेंटल राइट है। और भैया ये हमारा डीपीएसपी है, ये क्या है, ये डीपीएसपी है। लेकिन ये वाला हमारा बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा भैया, सही जवाब होगा। जो सही जवाब है लोकेश सिंह है, श्रिया जी हैं, अविनाश सर हैं, एनटीआर, अजय मौर्य, ऑक्सीजन, पूजा सिंह, अमित कुमार गुप्ता और दिनेश मिश्रा, गोस्वामी रजनी और विजय कुमार जी, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों का सही आंसर आ रहे हैं, चलिए शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार जिस देश ने आरंभ की गई थी वो क्या थी। जूम कर दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पोल यहाँ पर आ जाता है, पोल आप लोगों के लिए क्रिएट हो चुका है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन कौन मित्र हैं हमारे जो आंसर्स दे रहे हैं, जल्दी से बताइए भैया। ऑक्सीजन जी बहुत ही बढ़िया, जल्दी जल्दी बताएंगे। देखिए अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, अगर मैं बात करता हूं, मैं यहां पर अगर बात कर रहा हूं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, तो विश्व में सबसे पहले कहां पर, यूके में, कहां पर, यूके, फिर जापान, फिर कनाडा, क्या, कनाडा, ठीक है, कनाडा, उसके बाद आता है हमारा भारत महान। तो आप लोग करेंगे इसका आंसर, किस किस का है ए आंसर, चलिए बहुत बढ़िया देख लेते हैं। चलिए
लोकेश सिंह जी, सूर्य प्रताप जी, अविनाश जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भैया। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक मंत्रिमंडलीय और अध्यक्षतात्मक शासन प्रणालियों में भेद प्रकट करता है। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। मैं पोल आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगा, जूम कर देता हूं आपका। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बता देंगे आप लोग। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन जी का आंसर आ चुका है, गोस्वामी रजनी जी का, राजेश कुमार यादव जी का, विनाश एनटीआर जी का। आंसर दीजिए भैया इसका। विजय कुमार जी आंसर दे रहे हैं। कौन कौन मित्र हैं जो आंसर्स दे रहे हैं आप लोगों का? हाँ जी बताइए बेटा। बहुत बढ़िया आंसर हैं आप लोगों के। और मेरी क्लास यूट्यूब पर चलती है यूपी एग्जाम्स अकेडमी पर। मैं थ्योरी करा रहा हूँ यूपी एग्जाम्स अकेडमी पर, तो आप लोग वहां पर भी मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी एग्जाम्स अकेडमी पर मेरी क्लास चलती है 1 बजे हिस्ट्री और 4 बजे पॉलिटी। डिटेल्स मैं वहां पर करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल आप लोगों के लिए हो रही है, तो आप लोग वहां पर चलिएगा, ठीक है। वहां पर भी आप लोग आ जाइएगा यूपी एग्जाम्स अकेडमी पर। अवनेश एनटीआर जी का, विजय कुमार जी का, ऑक्सीजन जी का, सूर्य प्रताप जी, लोकेश जी, दिनेश मिश्रा, गोस्वामी, अविनाश, अमित कुमार गुप्ता और अमित मौर्य जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण हैं। जल्दी से बताइए क्या क्या मूल लक्षण हैं, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर सेलेक्ट करते हैं, इसका क्या आंसर होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए भैया। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसमें संसदात्मक सरकार सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में है, ये एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इसका क्या आंसर होना चाहिए? कौन कौन मित्र हैं जो बता रहे हैं, बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। हाँ जी देखिए, अगर मैं बात करूं तो हमारा भारत क्या है, एक संसदात्मक सत्ता यहाँ पर चलती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। दूसरी बात हम करते हैं, यह एक लोकतांत्रिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो अध्यक्ष बनता है वो जनता द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर कोई जन्मजात अध्यक्ष नहीं है, यहाँ पर मोनार्की सिस्टम नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी सिस्टम है, लोकतांत्रिक देश है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। एकदम ठीक है, भारत की जनता में सबसे ज्यादा शक्ति है। तो आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब आंसर हैं आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, इसको जूम कर दिया मैंने, कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का तत्व नहीं है। कौन सा है इनमें जो शासनीय प्रणाली का तत्व नहीं है? मंत्रिमंडल राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक उत्तरदायी है, या मंत्रिमंडलीय संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर पहले मैं सेलेक्ट कर देता हूं। पोल हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे, पोल पर आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए पोल आप लोगों के लिए लग चुका है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, एक आर्टिकल पढ़ा होगा 75 सब क्लोज 3। ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? यूके के संविधान से हम लोगों ने लिया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होगी, कौन होगी? जो मंत्री परिषद होगी, यह मंत्री परिषद निम्न सदन के प्रति, निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप लोग इसका आंसर ए दे रहे थे। कौन कौन मित्र हैं जो इसका आंसर ए दे रहे थे? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। अब बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर यह है, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड का अधिकार रखता है। चलिए बताइए जल्दी से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। वाह, बहुत बढ़िया, 100% लोगों ने जवाब दिया है पटवारी। बहुत ही गजब, शानदार। इसमें तो कोई तुक्का नहीं मारना था, बहुत ही बढ़िया जवाब है आपका। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट आप लोग याद रखना, कभी कभी क्या पूछता है कि जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं, जो पुराने रिकॉर्ड होंगे, जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं, इन रिकॉर्डों को कौन अपने पास रखता है? तो याद रखना, कौन होता है? रजिस्ट्रार कानून गो। कौन होता है? रजिस्ट्रार कानून गो होता है, याद रखना। कौन होगा? रजिस्ट्रार कानून गो। रजिस्ट्रार कानून गो पुराने अधिकार और पुराने लेखों को रखेगा, लेकिन भूमि के जो रिकॉर्ड होंगे, भूमि के जो रिकॉर्ड होंगे वो पटवारी अपने पास रखता है। तो आप लोगों का सही जवाब है इसका, एकदम बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार, सुंदर जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हुए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, जवाब दीजिएगा कि भारतीय अर्धसंघात्मक है, किसने कहा था? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब देते रहे, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं ना अच्छे से? मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए दो तीन लाइन सुनाता हूँ मोटिवेशनल टाइप की, मजा आएगा पढ़ने में, आप लोग उसको देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अजीब सी धुन बजा रखी है जिंदगी ने मेरे कानों में, एक दो तीन लाइन सुनना, मजा आएगा पढ़ने में। कि अजीब सी धुन बजा रखी है जिंदगी ने मेरे कानों में, कहाँ मिलता है चैन इन पत्थर के मकानों में। बहुत कोशिश करते हैं जो खुद का वजूद बनाने की, बहुत कोशिश करते हैं जो खुद का वजूद बनाने की, हो जाते हैं दूर अपनों से, नजर आते हैं बेगानों में। हस्ती नहीं रहती दुनिया में एक लंबे दौर तक, आखिर में जगह मिलती है उन्हें कहीं दूर शमशानों में। ना कर गम कि कोई तेरा नहीं रहा है, ना कर गम कि कोई तेरा नहीं है, खुश रहने की राह है मस्ती के तरानों में। एक अजीब सी धुन बजा रखी है जिंदगी ने मेरे कानों में, कहाँ मिलता है चैन पत्थर के इन मकानों में। तो आप लोग अच्छे से मजे लेके पढ़ें, टेंशन फ्री होके पढ़ें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। शानदार, बताइए। मजा आ रहा है पढ़ने में ना आप लोगों को? ऐसे ही आप लोगों को डेली सेशन में शानदार क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बेटा आप लोगों ने जवाब दिया था क्या? पोल मैंने क्रिएट कर दिया था? नहीं किया था। चलिए पोल क्रिएट कर देता हूं मैं इसका। ओके, पोल क्रिएट कर दिया है मैंने। बताइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पोल क्रिएट कर दिया है, कौन कौन मित्र हैं जो जवाब दे रहे हैं? डी आंसर आप लोगों का अधिकतर है। चलिए बहुत बढ़िया। केसी व्हीलर ने कहा था कि भारत की जो व्यवस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो क्यूसी फेडरल है, अर्धसंघात्मक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, बताइए क्या इसका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भैया। बताइएगा कि सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? सरकारी आयोग की संस्तुतियां इनमें से किससे संबंधित थी? तो इसका भैया डी आंसर होगा। जो भी मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जिंदगी बहुत छोटी है, हंस के गुजारो, मेहनत करके गुजारो, और ऐसे बन जाओ कि आपके मम्मी पापा भी नाम लेते हुए कहें फक्र से कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या जवाब देंगे? सरकारी आयोग के बारे में बताना चाहूंगा कि सरकारी आयोग कब बनाया गया। तो सरकारी आयोग की जो गठन किया गया था वो 1983 में किया गया। इसकी जो रिपोर्ट आती है, सरकारी आयोग की जो रिपोर्ट आती है, वो 1987 में आती है। अब ये पब्लिश्ड कब की गई? 1988 में ये पब्लिश्ड की जाती है। और इसकी जो रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशन थी, जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट कितनी थी? तो 247 थी, यानी कि 247 रिकमेंडेशन की थी। किसके लिए? तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया, शानदार, सब लोगों का डी जवाब है।
तो आप लोग बता रहे हैं, शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन जवाब हैं आपके। ऐसे ही जवाब देते रहिएगा, ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, डी था कि इसका आंसर क्या था, संघ राज्य क्षेत्र वाला। चलिए, संघ और राज्यों के बीच में रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई, किसके लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, केरल सरकार के लिए, तमिलनाडु के द्वारा या कर्नाटक के द्वारा? जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर, बताइए भैया। चलिए, शानदार। अब मैं आप लोगों का पोल क्रिएट कर देता हूं इसमें, तो जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देते रहेंगे। और आज मेरी हैंड राइटिंग डॉक्टरों से भी बदतर आ रही है, रीजन ये है कि मैं आज पहली बार पेन टैब यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। बाकी इतनी गंदी राइटिंग नहीं है मेरी, बोर्ड पे आप लोग देखते होंगे मुझे यूट्यूब पर, वहां पर तो थोड़ी ठीक ठाक है, यहाँ बस थोड़ी सी ऐसी है। समझ में तो आ रही होगी ना भैया। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। देखिए, करुणानिधि 1969 की मैं बात बता रहा हूँ। करुणानिधि भैया मुख्यमंत्री हुआ करते थे तमिलनाडु के, किसके, तमिलनाडु के भैया मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सीएम हुआ करते थे। कौन सीएम हुआ करते थे, तो करुणा निधि। ठीक है बेटा, करुणानिधि ने क्या किया तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु के लिए बेटा क्या किया था, उन्होंने एक आयोग बनाया। किसके नेतृत्व में आयोग बनाया, तो पीवी राजमन्नार के नेतृत्व में एक आयोग बनाया था। ठीक है, इनका मतलब ये था कि आपसी समन्वय से किसी भी विवाद का निपटारा करने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया गया था। अब ये कैसे, जो कि जल विवाद था, जल विवाद तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी, उनके बीच में जो जल कावेरी जल विवाद था उसको निपटाने के लिए मैक्सिमम ये बनाया गया था। चलिए, यहाँ पर आप लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया जवाब है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये जूम कर दिया मैंने। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर कनाडा के संविधान के अनुसार, अमेरिका के संविधान के अनुसार, भारत सरकार के 1935 अधिनियम के अनुसार, या स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार? जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, इंडियन सर्विस को हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन्होंने कहा था कि जो आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, उसको समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन इनकी इस रिकमेंडेशन को सरकार ने इग्नोर कर दिया था, नहीं माना था। चलिए, मैं इसका भैया आप लोगों को पोल क्रिएट करता हूँ, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो आप लोग बताएंगे कौन सा है इसका, तो आप लोग बताइए जल्दी से। पोल क्रिएट हो चुका है, क्या इसका आंसर होगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं भैया। बहुत ही बेहतरीन जवाब दे रहे हैं आप लोग, और उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप ऐसे जवाब देते रहे तो बहुत ही शानदार। कल मैं आप लोगों के लिए कल से 2 क्लासेस में आप लोगों की, मे भी ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के एमसीक्यूज आप लोगों को कराने लग जाऊं, है ना। क्या आप लोग तैयार हैं उसके लिए, मुझे जरा बताइए। क्या आप हिस्ट्री और पॉलिटी एमसीक्यूज के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो यस करके बताइए, जरा बताइए यस करके। आंसर दे दिया है आप लोगों ने, चलिए बहुत ही बढ़िया, अधिकतर लोगों ने। चलिए, नेहा जी कह रही है यस। चलिए, हाँ जी, एक ही बता रहे हैं बस यस, बाकी और? क्या? चलिए भैया जल्दी जल्दी बताइए इसके आंसर के बारे में हम बात करते हैं। मैंने पोल तो क्रिएट कर ही दिया था आपका। प्रशांत यादव जी कह रहे हैं ज्वाइन हो चुके हैं। प्रशांत जी, मजा आ रहा है सर क्वेश्चन करने में, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही मजे लेते रहिए। निशा जी, दिख नहीं रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन कैसे हुआ? चलिए, अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? जूम आउट कर दिया है मैंने ये क्वेश्चन, चलिए बताइए क्या भी दिख रहा है ना। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम था 1935, उसके माध्यम से ही
केंद्र और राज्यों के बीच वित्त राजस्व का बंटवारा कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? राजस्व का बंटवारा कर दिया गया था। और वैसे कौन से? संविधान का भाग 12, संविधान का भाग 12 है, जो कहां से कहां तक भैया आप लोगों को बताता है। आप लोग जल्दी से बताइए, संविधान के भाग 12 में कहां से कहां तक राजस्व के बंटवारे की बात की गई है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो बंटवारा किया जाए, वो रेवेन्यू जो बांटा जाए वो कौन से उसमें किया जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे। प्रशांत जी गुड इवनिंग। हाँ लोकेश जी, अब दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या? हाँ जी। कहां से कहां तक? 368 से कहां तक? 268 से कहां तक बताएं जल्दी से। 268 से 292। अंकित कुमार गुप्ता कह रहे हैं। हाँ जी जल्दी से बताइए। 268 से कहां तक? 296 तक। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं सर 268 से 296 तक। ठीक है, तो ये आप लोग सही जवाब दे रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। जल्दी से बताइए, इसका पोल क्रिएट करते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में क्या क्या एक समान है। तो आप लोग इसका बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। क्या अभी भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अब तो दिख रहा होगा ना आप लोगों को। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए बहुत ही बढ़िया जवाब है। देखिए, अगर मैं बात करूं, अमेरिका के संविधान से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ली हैं। अमेरिका के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं। आर्टिकल राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लिया है। क्या लिया है? इम्पीचमेंट हम लोगों ने लिया है। और आप लोग जानते हैं आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट राष्ट्रपति पर लगता है। उपराष्ट्रपति का पद हम लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति से लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें तो हमें पता है। क्लियर है भैया? और हम लोगों ने क्या लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, जुडिशियली सिस्टम लिया हुआ है, राष्ट्रपति की वीटो पावर ली है। यानी कि यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि सर राष्ट्रपति की वीटो पावर केवल यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो सभी लोग अधिकतर ए ऑप्शन दे रहे हैं। 56% लोगों ने दिया है। चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर। जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका क्या आंसर है। मैं यहाँ पर इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या इसका आंसर रहेगा। तो इसका पोल भी हम लोग क्रिएट कर देते हैं। चलिए बताइए जल्दी से। क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? अंतर्राज्यीय परिषद विकास करना, सहायता प्रदान करना, अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान करना, सहयोग प्रदान करना, या उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। जल्दी जल्दी बताएं। डी 100% आप लोग कह रहे हैं कि सर डी होगा, तो बिल्कुल सही होगा। 100% आप लोग डी जवाब दे रहे हैं। एकदम बढ़िया जवाब है आप सब लोगों के। ऐसे ही जवाब देते रहे भैया, गजब आंसर हैं आप लोगों के। देखिए, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में मैं बात करूंगा। रीजनल कॉरपोरेशन जो बनाई जाती हैं, तो जो रीजनल काउंसिल होती है, देखिए रीजनल जो काउंसिल बनी है, वर्तमान की अगर मैं स्थिति बताता हूं, वर्तमान में संविधान में इनका जिक्र नहीं था। ये 5-6 हैं, क्योंकि 5 तो थी, 5 थी, लेकिन एक ईस्ट वेस्ट यानी कि पूर्वोत्तर ईस्ट नॉर्थ भी बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर अब 6 हो गई है। कितनी हो गई है? 6। लेकिन ऑप्शन अभी भी 5 ही आता है, क्योंकि अभी इसको ऐड नहीं किया गया है। क्लियर? अब बात करें कि सर इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष जो होम मिनिस्टर होता है, यूनियन होम मिनिस्टर। कौन? यूनियन होम मिनिस्टर, यानी कि संघ गृह मंत्री। कौन भैया? संघ गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और इस समय गृह मंत्री कौन है? तो आप लोग जान सकते हैं, जिनकी रैलियों में कभी भी कोरोना नहीं जाता। चलिए, तो हम लोग, आप लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है और ये जूम कर दिया गया है। चलिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मैं पोल क्रिएट कर देता हूं यहाँ पर। आप लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं क्या? चलिए बहुत बढ़िया, आंसर्स आने लगे हैं आप लोगों के। ये लिखा है, संसद द्वारा संकट काल इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 14 दिन, 1 महीना, 3 माह
या 6 महीना। अगर हम लोग बात करेंगे सर इमरजेंसी के बारे में, तो इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 में लगती है नेशनल इमरजेंसी। कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ पर 356 में लग जाता है आपका प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। 360 में लग जाता है यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। अब मैं बात करूं सर अनुच्छेद 352 के तहत हमारे देश में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो भैया 3 बार लगा। कब कब लगा है तो आप बताएंगे सर 1962 में लगा जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था, एक बार 1971 में लगा जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, और एक बार 1975 में लगा जब इंदिरा गांधी जी ने देश में आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए फखरुद्दीन अली अहमद साहब को फोन किया और कहा कि आंतरिक अशांति है और आप इमरजेंसी लगा दीजिए, जो कि इलीगल था। और बाद में जब जांच हुई, जनता दल की सरकार बनी 77 में, 1977 में, तो इलीगल घोषित हुआ। और उस समय ये कहा गया कि अब मंत्री परिषद की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। इसके लिए क्या प्रोविजंस दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन किया गया, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। उसमें कहा गया कि अब लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो सही जवाब है आपके भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। शानदार, हाँ जी। चलिए राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, अब आप लोग जल्दी से बताइए सर। 356 में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। पहले तो पोल क्रिएट कर देता हूं मैं आप लोगों का, और आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाता है। कौन कौन मित्र हैं जो आंसर दे रहे हैं हमारे? सी बता रहे हैं 36%, डी बता रहे हैं 55%, बी और ए बता रहे हैं 9%। देखिए राष्ट्रपति आपातकाल जो लगता है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए लगता है, ठीक है, लेकिन इसको अधिकतम कितने बार कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? अगर मैक्सिमम बात हो तो आप कहेंगे सर 3 इयर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है। इसके लिए क्या कंडीशन है और कौन बढ़ा सकता है? तो संसद बढ़ा सकती है, संसद। और संसद भी कब? जब संसद को निर्वाचन आयोग ये स्पष्टीकरण देता है, यह कहता है कि अभी निर्वाचन नहीं कराया जा सकता, अब स्थिति अनुकूल नहीं है, तो भैया जब तक निर्वाचन आयोग पूर्ण रूप से यह पुष्टि ना कर दे कि निर्वाचन कराया जाए, तब तक निर्वाचन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? ऐसे ही मजे लेते रहो भैया, सिलेक्शन ले लो और फिर मिठाई खिलाने आओ। चलो लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल में राज्य विधानसभाओं की अवधि बढ़ाई जा सकती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा, या संसद के द्वारा। चलिए मैं पोल क्रिएट कर देता हूं आप लोगों का। अभी वैसे मैंने हिंट्स दे दिया था आप लोगों को, तो आप लोग उम्मीद है कि समझ ही गए होंगे इसमें क्या आंसर हो सकता है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर है। 40 डी आंसर दे रहे हैं 50%, बहुत ही बढ़िया। चलिए बढ़ रहा है अभी पोल आप लोगों का। ये तो गड़बड़ कर रहे हो आप लोग हैं, थोड़ा सोच समझ के तो जवाब दो भाई मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भैयों। मैं मोदी जी तो नहीं हूं, लेकिन आप लोग सब मेरे प्यारे भाई बहन जरूर है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, आंसर आप लोगों का क्या आ जाता है? आंसर आप लोगों का आ जाता है भैया डी आंसर आ जाता है, यानी कि संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अभी पिछले क्वेश्चन पे इसी के ऊपर तो हमने चर्चा की थी, पिछले क्वेश्चन पे इसी के ऊपर हमने चर्चा की थी। हाँ मन की बात, बिल्कुल अमित कुमार गुप्ता जी, सही बात है एकदम, मन की बात है। चलो मन की बात बाबा जाने वो वाली बात तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? बहुत अच्छी बात है साहब, अब वित्तीय आपातकाल की बात यहाँ पर होगी, जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से। विजय कुमार जी, हाँ जी, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर रहेगा, बिल्कुल बताइए इसका क्या आंसर होगा। हाँ जी हाँ जी।
चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, लाजवाब। पोल, अच्छा अच्छा अच्छा, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, पोल मैंने नहीं क्रिएट किया। चलिए चलिए चलिए, इसका आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पर। बताइए, पोल भी क्रिएट कर दिया मैंने। कौन कौन मित्र हैं जो बता रहे हैं? 100% दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों को पता है ना भैया, 360 जो आर्टिकल है ये कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को, जबकि फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में एक बार भी नहीं लगी। एक बार ऐसी स्थिति हुई थी 1991 में, जब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई। उस दौरान एक बार स्थिति जरूर बनी, लेकिन उस फाइनेंशियल जो क्राइसिस आया था उससे उभारने के लिए मनमोहन सिंह ने बहुत प्रयास किए थे उस समय। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। नेहा जी, सर न्यू है अन अकेडमी पर? हाँ जी भैया, न्यू तो जरूर हैं, लेकिन ऑनलाइन में बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं बेटा। हाँ, 2011 से हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, तो आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिएगा और हमारे साथ अपने भविष्य को जरूर बनाइएगा बेहतरीन तरीके से। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, इसका आप लोग क्या जवाब देंगे? जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका आंसर क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है? जल्दी से बताएंगे कौन सा है जिसका क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ। मैं पहले तो पोल आप लोगों को बता देता हूं और आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाता है, जल्दी जल्दी बताइए, चलिए क्या आंसर होगा? बेहतरीन क्लास होगी आपकी ये, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों के लिए 2 क्लास लेकर आऊं, एक हिस्ट्री के एमसीक्यूज और एक पॉलिटी के एमसीक्यूज, है ना? लेकिन आप लोगों ने तो बताया ही नहीं। यहाँ पर गलत, ये टच गलत हो जाता ना बेटा, ये मुझे बता तो रहा हूँ, ये टच गलत हो जाता। यहाँ पर इसको हमें सेलेक्ट करना था, इसको हमें सेलेक्ट करना था ना, अब ये सी सेलेक्ट हुआ है, और इस पे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी, तो अब ये चेंज हो सकता है। माफी चाहता हूँ बेटा, ये चेंज तो नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, वो गलती से टच हुआ है। इसका आंसर आप लोगों का 360 हो जाएगा, आर्टिकल 360, क्योंकि वित्तीय आपातकाल हमारा अभी तक नहीं लगा है। इसमें राष्ट्रपति शासन है ना? इसमें राष्ट्रपति शासन है, माफी चाहता हूँ, वो हो जाता है। और यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल है, क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। क्लियर? तो आप लोग इसको समझ जाएंगे। अब यहाँ पर है राष्ट्रपति की शपथ, किसकी? प्रेसिडेंट की शपथ है, ओथ है, शपथ है, ठीक है। आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। ये पेन टैब में थोड़ा नया हूं ना अभी चलाने में, तो मुझे पेन टैब से मैं टच कुछ कर रहा हूँ, टच हो कुछ रहा है। ठीक है भैया, तो आप टेंशन मत लीजिए, आदत हो जाएगी एकदम से, सही कह रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला प्रश्न आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, तो आज के यही क्वेश्चन थे क्या? आज के इतने ही क्वेश्चन थे क्या? तो एक बार आपको मैं पुनः बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लगा देता हूँ, दोबारा क्वेश्चन में आपका कराता हूँ इसमें। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों का दोबारा से करवाता हूँ, है ना? इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ और इसमें मैं पोल क्रिएट करता हूँ, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। हाँ, अब इसका आंसर दीजिएगा, अब इसका आंसर दीजिएगा बी। हाँ, अब सही है, अब सही सेलेक्ट हुआ है, बिल्कुल सही सेलेक्ट हुआ है, ये तो हमने पढ़ा था ना। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने क्लास एंजॉय की होगी, और जो मित्र हमारे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी क्लास जो है, मेरी क्लास यूट्यूब पर यूपी एग्जाम्स अकेडमी अकेडमी पर क्लास चलती है मेरी। 1 PM आप लोगों के लिए हिस्ट्री चलती है, ठीक है? क्या चलती है? हिस्ट्री चलती है। और 4 PM मेरी चलती है पॉलिटी, डिटेल में, मतलब थ्योरी वाली क्लासेस हैं ये जो चलती हैं, ये थ्योरी की क्लासेस चलती हैं, ठीक है? और ये मेरी क्लासेस भैया स्मार्ट बोर्ड पे चलती हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है चाहें तो मेरी क्लासेस ले सकते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
और जो मेरे साथी जो कोर्स लेना चाहते हैं तो वो अजीत AJEET अजीत लाइव कोड यूज कर सकते हैं और मेरे कोड से 10% अपना ऑफ करा सकते हैं। क्लियर है भैया? आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी। चलिए, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतरीन शानदार तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेहनत की होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशन में बने रहेंगे, बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे और अच्छे से आप लोग इसके सेशन में आएंगे। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। एक बार सारे क्वेश्चन का रिवीजन करा दूं क्या? बेटा रिवीजन तो करा दिया था, चलिए मैं एक बार फिर से, आप लोग अगर कह रहे हैं तो मैं करा देता हूँ। देखिए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है, तो एक बार भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, संसद द्वारा बढ़ाई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि इस राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए, तो इसमें भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना चाहिए, तो 1 माह। इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, इसमें आप लोगों का कोई नहीं होना चाहिए था, 1 माह इसका आंसर था। यहाँ पर लिखा क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप लोग बता देंगे उपयुक्त तो सभी है। इसमें आप लोग क्या बताएंगे? इसमें आप लोग बता देंगे, यहाँ पर आप लोग बताएंगे भैया कि भारत एवं अमेरिका, तो वीटो पावर यहाँ पर सेम है वैसे कि फंडामेंटल राइट है, न्यायिक पुनरावलोकन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, उपराष्ट्रपति का पद है, वो सारी चीजें हमने वहीं से ली है अमेरिका से। इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग बता सकते हैं कि संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, अधिकतर कहाँ से, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो केंद्र राज्य संबंध पर पीवी राजमन्नार समिति तमिलनाडु करुणानिधि मुख्यमंत्री थे 1969 में, उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो ये सरकारी आयोग के बारे में मैंने बताया था, 1983 में रिपोर्ट आई, गठन किया गया, 1987 में रिपोर्ट आई, 1988 में पब्लिश हुई और 247 रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने। नेक्स्ट इनका आंसर यहाँ पर होगा, भारतीय संविधान और संघात्मक किसने कहा था, केसी व्हीलर साहब ने कहा था। किसने? केसी व्हीलर साहब ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि रिकॉर्ड, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पटवारी, जबकि पुराने रिकॉर्डों का जो लेखा जोखा रखता है वो कौन रखता है, तो वो कानून गो रखता है, जिसे रजिस्ट्रार कानून गो कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग इसका आंसर क्या देंगे, तो आप कहेंगे सर मंत्रिमंडल राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। किसके प्रति? निम्न सदन के प्रति, आर्टिकल 75 सब क्लोज 3 यूके से हमने लिया था। इसमें अगर मैं बात करूं तो आप लोग कहेंगे सर भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण क्या हैं, तो भैया इसमें लोकतांत्रिक भी है, संसदात्मक भी है और पावर सत्ता जनता में है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 बी ऑप्शन इसका था। इसका क्या आंसर था? बी ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर हमने क्या पढ़ा था, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक मंत्रिमंडलीय और अध्यक्ष शासन प्रणालियों में भेद प्रकट करता है, तो इसका आंसर हम लोगों को पता है कि भैया विधायिका, यानी किसी आंसर विधायिका और कार्यपालिका का संबंध है, जबकि जहां जहां पर केवल मोनार्की सिस्टम होता है वहां पर ये अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी, तो ग्रेट ब्रिटेन में। विश्व में सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में, उसके बाद जापान, फिर कनाडा और फिर हमारा अपना प्यारा भारत महान। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्यों का कौन सा, तो न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण, हमारी मिलीजुली सरकार, ये अनुच्छेद 50 कहता है, जो कि डीपीएसपी है। हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये 51 का है। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 21 का में आता है, पहले 45 में आता था लेकिन अब ये इसमें आ चुका है। ठीक है, और छुआछूत परंपरा, ये मूल अधिकार है हमारा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों का, तो आप लोग बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति तत्वों में से, तो अपराध 2 सिद्धि अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, वर्ण अल्पसंख्यकों का 29 और ये आता है आपका डीपीएसपी। तो यही हमारा पूछा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस और 2 मिनट 1 मिनट लगेगा, कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है,
तो अधिकतम संख्या के वर्गों का सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? बी आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर दिया हुआ है कि मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पष्ट था, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बेटा क्या करेंगे? तो आप लोगों ने आंसर दिया ना, समानता का अधिकार। चलिए तो बेटा ये क्लास अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।